कॉन्सेप्ट के ऑप्शन सी के सेशन में आपका स्वागत है, जहां पर हम सीखते हैं कॉन्सेप्ट के कुछ डेटा पॉइंट, जहां पर हम सीखते हैं कि किस तरीके से ऑप्शन स्ट्रेटेजी बनाई जा सकती है, या फिर हम कुछ कंसेप्ट भी इसमें सीखते हैं कि अगर हम कोई स्ट्रेटेजी बना रहे हैं तो उस स्ट्रेटेजी को कैसे मेंटेन किया जाए, और उस स्ट्रेटेजी में अगर कुछ बदलाव करना है तो किस तरीके से हम कर सकते हैं। ओके, तो दोस्तों आज मैं ऐसे कुछ कंसेप्ट लाया हूँ जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मतलब कि हम ट्रेडिंग सेटअप तो बना लेते हैं, राइट, ट्रेडिंग सेटअप बना लेते हैं, लेकिन हमें उसमें कैसे मैनेज करना है प्रॉफिट को, लॉस को, हम ये चीज़ मेंटेन नहीं कर पाते। ठीक है, तो मैं जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैं उसके ऊपर आपसे बात करना चाहूँगा। मैं बात करना चाहूँगा कि किसी भी ट्रेडिंग में लॉसेस को कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं। ऑलराइट, सो लेट मी शेयर माय स्क्रीन और मैं आपको फिर एक्सप्लेन करता हूँ। ऑलराइट, सो आप सबको मेरा स्क्रीन दिख रहा होगा। ऑलराइट, सो जैसे टॉपिक का नाम है मिनिमाइजिंग ट्रेडिंग लॉसेस, ऑलराइट, स्ट्रैटेजीज एंड टेक्निक फॉर बेटर ट्रेडिंग आउटकम्स। तो जहां तक आप देखोगे मेरा सवाल है कि कितने लोग जो ट्रेड करते हैं, राइट, कितने लोग जो ट्रेड करते हैं उनको अक्सर आप देखोगे कि ट्रेडिंग सेटअप उनका बढ़िया होता है, लेकिन आप देखोगे कि उसमें लॉसेस को मिनिमाइज नहीं कर पाते हैं, मतलब कि लॉसेस उनका काफ़ी ज़्यादा होता है। अभी इसमें कुछ साइकोलॉजिकल फैक्टर्स तो आते ही हैं, कुछ साइकोलॉजिकल फैक्टर्स आप देखोगे जिसके तहत वो काफ़ी हद से ज़्यादा लॉसेस करते हैं। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स के ऊपर भी मैंने काफ़ी चीज़ें डिस्कस की है। ठीक है, तो मैं उन्हीं में से कुछ पॉइंट्स आपको ऐड करना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ पर जो लॉसेस लोग बनाते हैं, ठीक है, अगर वो अपना माइंडसेट चेंज नहीं करते हैं, तो तरीका अगर चेंज नहीं करते तो देखोगे कि फिर वो देखोगे कि वो हमेशा लॉसेस में रहेंगे। राइट, जब तक हम तरीका चेंज नहीं करते हैं, जब तक हम ये नहीं सोचते हैं कि जो मेरा लॉसेस हो रहा है उसको किस तरीके से कम किया जाए, उसको किस तरीके से हटाया जाए, जो मैं गलती कर रहा हूँ, जब तक हम ये नहीं सीखते कि जो मेरी गलती है उसको कैसे रेक्टिफाई किया जाए, तब तक हम इसमें प्रॉफिटेबल नहीं रह सकते। राइट, तो यहाँ पर मेरा टॉपिक है मिनिमाइजिंग ट्रेडिंग लॉसेस एंड स्ट्रैटेजीज एंड टेक्निक फॉर बेटर ट्रेडिंग आउटकम्स। ठीक है, तो मतलब ये है कि जितनी भी स्ट्रैटेजीज हैं, टेक्निक्स हैं, उनमें किस तरीके से बदलाव किया जा सकता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो अभी स्ट्रैटेजीज तो बहुत सारी है, राइट, स्ट्रैटेजीज बहुत सारी है। आप देखोगे कि स्ट्रैटेजीज मूविंग एवरेजेस को लेकर बनाया जाता है, स्ट्रैटेजीज आरएसए को लेकर बनाया जाता है, सुपर टेन को बनाया जाता है, कॉन्सेप्ट में बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं उनको लेकर बनाया जाता है, जैसे हमारे पास ट्रिगर्स है, जैसे हमारे पास जो हमारे पास पोजीशन ट्रेडिंग के लिए ट्रैप इंडिकेटर आता है, रिलेटिव परफॉर्मेंस ग्राफ है, फिर आप देखोगे बिल्टअप स्क्रिप्ट सिंबल है जो डायरेक्शन बताता है, पीसीआर हिस्टोरिकल जो डेटा है वो भी आपको डायरेक्शन बताता है, और भी बहुत सारे जो टूल्स हैं जो हमें एक बेटर डिसीजन लेने में हेल्प करते हैं। अभी हम डिसीजन तो ले लेते हैं कि यहाँ पर हमें बाइंग करनी चाहिए, यहाँ पर हमें सेलिंग करनी चाहिए, लेकिन उसके बावजूद मैंने देखा कि कई लोग लॉसेस करते हैं। राइट, अभी आप जो भी स्ट्रैटेजीज आप बनाते हो, हम पूरा ब्लेम स्ट्रैटेजीज पर नहीं कर सकते। हम कुछ चीज़ें हैं जो उसके साथ कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होता है, हमें उसको फॉलो करना पड़ता है। राइट, अगर वो रूल्स एंड रेगुलेशन को हम फॉलो नहीं कर पाएंगे तो हम कभी भी उसमें प्रॉफिटेबल नहीं रहते। कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं जिसको मुझे फॉलो करने पड़ते हैं, वो सेट ऑफ रूल्स को हमें देखना बहुत जरूरी है। राइट, जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैं ऑप्शन बाइंग जब भी मैं करता हूँ, इंट्राडे कर रहा हूँ या फिर पोजीशन कर रहा हूँ, ठीक है, ऑप्शन बाइंग हम करते हैं, तो पोजीशन अगर मैं करने जा रहा हूँ तो मुझे पता है कि मार्केट में मूवमेंट किसी भी तरफ आ सकता है, तो अगर मैं नेकेड बाइंग करता हूँ तो वहाँ पर मुझे लॉसेस थोड़े ज़्यादा हो सकते हैं। राइट, ये मेरा, मैं कहूँगा कि एक माइंडसेट है, एक मतलब एक थॉट प्रोसेस है कि मेरा लॉसेस थोड़ा ज़्यादा हो सकता है। तो उसको कम करने के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं वहाँ पर स्ट्रैटेजीज के तहत जाता हूँ। मैं सोचता हूँ कि यहाँ पर मैं अगर बिल्टअप्स आई एम सॉरी बुल कॉल स्प्रेड, बुल पुश स्प्रेड, अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन अगर मैं वहाँ पर स्ट्रैटेजीज बनाता हूँ तो आप देखोगे कि मैं उसमें सक्सेसफुल रह सकता हूँ। तो वो स्ट्रैटेजीज पर नज़र रखना मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। राइट, सिमिलरली अगर मैं इंट्राडे ट्रेड कर रहा हूँ तो जाहिर सी बात है मुझे ये देखने की जरूरत पड़ती है कि आईवी फिलहाल क्या चल रहा है, आईवी कल के मुकाबले आज की आईवी क्या है, आज आईवी गिर चुकी है, आज आईवी बढ़ चुकी है, तो उसके हिसाब से मुझे डिसीजन बनाना पड़ता है। क्योंकि कई बार आप देखोगे कि आईवी जो है वो कल के मुकाबले में 20-30% गिर जाती है। ठीक है, तो एनीथिंग लाइक 10-15% से ज़्यादा अगर आईवी गिर जाती है तो आप देखोगे कि ऑप्शन के प्रीमियम को एडजस्ट होने में थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है, वो तुरंत एडजस्ट नहीं हो पाता है, थोड़ा टाइम वहां पर लगता है, और आप देखोगे कि काफी ज्यादा वहां पर उन लोगों को लॉसेस होता है, क्योंकि मार्केट भले साइडवेज चल रहा हो, मार्केट हो सकता है ट्रेंड में चल रहा हो, लेकिन वहां पर उनको प्रॉफिट बिल्कुल भी नजर नहीं आता है, बिकॉज आईवी गिरे हुए हैं। आईवी गिरने की वजह से क्या होता है कि उनका जो भी प्रीमियम है वो बढ़ता नहीं है, वो ऑप्शन बाइंग पे बाइंग किए जा रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि पूरा नीचे आ चुका है, लेकिन स्पॉट में मेरा स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है तो मैं इसको और भी बाइंग करता हूँ। इस तरीके से पूरा वो एक्यूमुलेट करते जाते हैं, और आप देखोगे कि वहां पर उनको हद से ज्यादा लॉस होता है। ठीक है, तो ये कुछ रूल्स होते हैं जो हम फॉलो करते हैं, जो हम सबको बताते हैं कि आईवी आप देख लीजिए,
डायरेक्शन पता करना है, डायरेक्शन देख लीजिए, ताकि कुछ जो भी स्टॉक में हम ट्रेड ले रहे हैं हम एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ले। अगर एक डायरेक्शन वाइज अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो आप देखिए कि आपको जो स्टॉप लॉस है जितना होने वाला होता है उसमें से कम हो जाता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि आपको स्टॉप लॉस नहीं हो सकता है, लेकिन स्टॉप लॉस अक्सर कम हो जाता है, राइट। तो चलिए बढ़ते हैं टॉपिक के ऊपर। ये तो एक मैंने ओवरव्यू आपको दिया है। अभी यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि जो ट्रेडिंग लॉसेस है उसको कैसे कम किया जा सकता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफ़ी लोग इसको पूछते हैं, ठीक है। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ये जो पूरा प्रेजेंटेशन है मैं उसी के रिगार्डिंग में बात करने वाला हूँ। मैं बात करने वाला रिस्क मैनेजमेंट, मार्केट एनालिसिस टेक्निक्स, ठीक है, ताकि आपका जो डिसीजन मेकिंग है वो इसमें थोड़ा अच्छा बना रहे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं रिस्क मैनेजमेंट पर आता हूँ, ठीक है। रिस्क मैनेजमेंट क्यों इतना इंपॉर्टेंट है इसके बारे में भी मैंने डिस्कस किया है, लेकिन मैं थोड़ा सा इसका ओवरव्यू देना चाहता हूँ, राइट। रिस्क मैनेजमेंट का मतलब ये होता है कि किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक में अगर मैं ट्रेड ले रहा हूँ, चाहे इंट्राडे ट्रेड ले रहा हूँ या फिर पोजीशन ट्रेडिंग ले रहा हूँ, तो मुझे ये पता होना चाहिए कि मुझे कितना लॉसेस हो सकता है, राइट। तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, आपको ये पता होना चाहिए कि लॉसेस कितना हो सकता है। अभी लॉसेस कितना हो सकता है ये कैसे मालूम पड़ेगा? दो तरीका होता है। आपको स्टॉप लॉस से मालूम पड़ेगा। अगर आपने एक पर्टिकुलर स्टॉक में बाइंग ट्रेड बना रहे हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप स्टॉप लॉस कहाँ पर रखोगे, राइट। अगर आप स्टॉप लॉस नहीं रखना जानते हो तो आपको सीखना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा होगा कि आप अपने मन के मुताबिक आपने उसको बाय किया है, राइट, बगैर अगर कोई स्ट्रैटेजीज के बाय किए या फिर स्ट्रैटेजीज के तहत भी बाय किया है, आपने उसको बाय किया है, लेकिन आप अपने मन के मुताबिक आप ये सोच रहे हो कि ये ऊपर ही जा सकता है तो इसको मैं होल्ड करता हूँ, भले ये नीचे आ रहा है कहीं पर भी जा रहा है मैं उसको होल्ड करता हूँ। ये आपका थॉट प्रोसेस होगा और आप देखोगे यहीं पर लोग लॉसेस करते हैं। आपने बहुत ऊपर बाई किया है, प्राइस धीरे 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 नीचे यहाँ पर आता है। हम क्या करते हैं उसको एवरेज पे एवरेज करते जाते हैं और ह्यूज क्वांटिटी लेकर बैठे रहते हैं, जिसकी वजह से हमें काफी ज्यादा नुकसान होता है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट होता है रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट में सिर्फ स्टॉप लॉस होता है नहीं, हेजिंग भी आती है, ठीक है। तो जैसे मैं पोजिशनल ट्रेड बनाता हूँ तो उसमें आपको हेजिंग करना पड़ता है। अगर आप हेजिंग नहीं करेंगे पोजिशनल ट्रेडिंग में तो आप देखोगे कि मार्केट आजकल गैप अप गैप डाउन काफी ज्यादा हो रहा है और पूरे दुनिया भर में कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटीज होती रहती है, जिसके वजह से मार्केट में बुरा असर आता ही है, ठीक है। कभी कहीं किसी पर्टिकुलर कंट्री में इलेक्शंस आ रहा है, कहीं पर वॉर हो रहा है, कहीं पर कोई टैरिफ वॉर हो रहा है, जैसे आप अभी देख रहे हो आजकल चल रहा है, तो वो भी मार्केट को ड्रास्टिकली असर करता है। जैसे आज पूरा गैप डाउन ओपन हुआ, ठीक है। तो अगर किसी ने बुलिश ट्रेड इसमें बनाया है वो भी बगैर हेजिंग के, तो आप देखोगे कि उनका आज बहुत नुकसान हुआ होगा, ठीक है। तो ये कंडीशंस होती है जो रिस्क मैनेजमेंट में काफी इंपॉर्टेंट होती है। तो इसमें पहले आता है आपका स्टॉप लॉस ऑर्डर्स। Stop loss orders are essential tools for managing risks in trading. They automatically sell a security when it reaches a certain price. Limiting potential losses, setting them correctly ensures that traders can control their risk exposure while sticking to their trading plans. ठीक है, कंट्रोल, ठीक है, आपका ट्रेडिंग में कंट्रोल होना जरूरी है और स्टॉप लॉस और टारगेट यही चीज दर्शाता है कि आपका कंट्रोल है। जहां पर आप स्टॉप लॉस और टारगेट नहीं रखते हैं इसका मतलब आपका ट्रेडिंग जो भी ट्रेडिंग प्लान है उस पर आपका बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं है, राइट। अगर उस पर कंट्रोल नहीं है तो मतलब आपका फाइनेंशियल पर कंट्रोल नहीं है। तो आप देखोगे कि जो भी आप यहाँ पर लॉसेस बना रहे हो, ठीक है, वो लॉसेस बिल्टअप होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, राइट। तो स्टॉप लॉस लगाना जरूरी है। स्टॉप लॉस लगाने के बहुत सारे तरीके होते हैं, ठीक है। लोग परसेंटेज वाइज लगाते हैं, लोग देखोगे कि यहाँ पर लेटेस्ट स्विंग हाई या लो के हिसाब से लगाते हैं, मैं भी वैसा करता हूँ। या फिर आप लेवल्स के हिसाब से लगाते हो, थोड़ा आपको बिगर टारगेट लेना तो लोग लेवल्स के हिसाब से लगाते हैं, ठीक है। तो लेवल्स के हिसाब से आप स्टॉप लॉस लगाइए, वो भी आपके लिए काफी काम कर पाएगा, ठीक है। और हम ये देखते हैं कि अगर कोई पर्टिकुलर पॉइंट है, जैसे कि हम कुछ स्टैटिस्टिकल डेटा लेते हैं, जैसे कॉन्सेप्ट में स्टॉप एंड टारगेट का टूल है जो आपको एक स्टैटिस्टिकल लेवल देता है, आप उसके तक भी स्टॉप लॉस लगा सकते हो जो आपके लिए काफी काम आ सकता है, ठीक है। तो ये सारे तरीके होते हैं जिसको हमें यूज करना चाहिए, राइट। तो स्टॉप लॉस आपके लिए काफी एसेंशियल है। अगर स्टॉप लॉस आप नहीं लगाओगे तो ये आप देखोगे ज्यादातर केस में बैकफायर करता है, ज्यादातर केस में बैकफायर करेगा। और अगर मार्केट सडनली बहुत नीचे जाता है, जैसे कि आपने बाई किया है, ठीक है, तो वहां पर आपको काफी ज्यादा लॉसेस हो सकता है। या फिर मार्केट सडनली ऊपर जा रहा है जहां पर आपने सेल किया तो वहां पर भी आपको काफी लॉसेस हो सकता है। तो स्टॉप लॉस ऑर्डर्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और स्टॉप लॉस ऑर्डर आप देखोगे बहुत सारे जो एप्लीकेशन है उसमें इनबिल्ट आता है, ठीक है। आपको जस्ट स्टॉप लॉस लिमिट में जाके सेलेक्ट करना है, स्टॉप लॉस ऑर्डर प्लेस करना है, ट्रिगर्स प्राइस सब एंटर कीजिए, आपका स्टॉप लॉस सेट हो जाएगा, ऑलराइट।
तो ये आपका स्टॉप लॉस हो गया, ठीक है। दूसरा आता है आपका आई एम सॉरी, दूसरा आता है आपका डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एसेट्स। सो ये सिर्फ आप देखोगे पोजीशन, ये जो इन्वेस्टमेंट्स होता है सिर्फ उनके लिए नहीं होता है, हम जो ट्रेड करते हैं जैसे पोजिशनल ट्रेड करते हैं ये उनके लिए भी होता है, ठीक है। डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है कि हम इन्वेस्टमेंट करते हैं अक्रॉस फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स टू रिड्यूस द रिस्क। मतलब ये होता है कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में आप देखोगे लोग इक्विटी बाय करते हैं, म्यूचुअल फंड्स बाय करते हैं, लोग इसमें आप देखोगे बॉन्ड्स बाय करते हैं, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट है जिनको बाय करते हैं, डिफरेंट एसेट क्लास, ठीक है। जिसके वजह से वो क्या करते हैं कि जो पोटेंशियल लॉसेस है उनको कम करने की कोशिश करते हैं। तो एक वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाने की कोशिश करते हैं जिसकी वजह से हाई रिस्क और लो रिस्क एसेट जो है उनको बैलेंस कर सके, ठीक है। ये इन्वेस्टमेंट पर्पस हो गया। अभी ट्रेडिंग में इसका क्या रोल है डाइवर्सिफिकेशन का? ट्रेडिंग में इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। आप डिफरेंट सेक्टर वाइज आप इसमें ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। मतलब ये है कि अगर आप ये आइडेंटिफाई कर रहे हो कि आज कौन सा सेक्टर परफॉर्म कर रहा है या कर सकता है और उसके मुताबिक आपको ट्रेड लेना चाहिए, तो आप ये कंसिडर कर सकते हो कि मुझे जो सेक्टर्स है डिफरेंट सेक्टर्स उनको सेलेक्ट कीजिए, ठीक है। मैंने सेक्टर स्पेसिफिक भी मैंने वीडियोस बनाए थे, मैंने लास्ट टाइम क्लास भी लिया था जिसमें मैंने ब्रीफली डिस्कस किया था कि सेक्टर्स को कैसे आइडेंटिफाई किया जाए कि इंट्राडे में कौन से सेक्टर्स अभी परफॉर्म कर रहे हैं और पोजिशनल ट्रेडिंग के हिसाब से भी कौन से सेक्टर्स परफॉर्म कर सकते हैं, ये हम उसमें देखते हैं, राइट। तो सेक्टर चुनिए कि सेक्टर कौन सा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, उसके अंदर कौन से स्टॉक जा रहे हैं वो भी आप कर सकते हो। तो कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन में सिनॉप्सिस फ्यूचर वाई नाम का टूल है जिसके अंदर आपको हर एक सेक्टर का जो टूल है, आई एम सॉरी, हर एक सेक्टर का जो स्टॉक है वो वहां पर दिखेगा कि उसमें लॉन्ग बिल्टअप, शॉर्ट बिल्टअप, लॉन्ग अनवाइंडिंग, शॉर्ट कवरिंग क्या कंडीशन बनी हो उसके मुताबिक आप उसमें ट्रेड बना सकते हो, ठीक है। अगेन वो आपको डायरेक्शन दे रहा है, ठीक है। मतलब कि वो एक डायरेक्शन बता रहा है कि जो आपका पर्टिकुलर स्टॉक है एक पर्टिकुलर सेक्टर का उसका डायरेक्शन क्या है, ठीक है। उसके डायरेक्शन के तहत आप स्ट्रैटेजी, डायरेक्शन के तहत अगर आप ट्रेड लेने जाओगे तो जाहिर सी बात है आपको स्ट्रैटेजी में ही जाना पड़ेगा जो आपने स्ट्रैटेजी ऑलरेडी बना रखी हुई है, ठीक है। सो हम क्या करते हैं, हम डिफरेंट सेक्टर से स्टॉक को पिकअप कर रहे हैं। तो इससे फायदा क्या होगा? देखिए इससे दो फायदा हो सकता है। पहला ये है कि कई जो सेक्टर्स देखोगे कि एक पर्टिकुलर दिन में बहुत अच्छा परफॉर्म कर लेते हैं, तो उसकी वजह से क्या होगा, आप देखोगे कि उसमें बहुत उछाल भी आता है, प्लस आप ये देखोगे कि उसमें कई बार आप देखोगे कि एक बहुत अच्छा मूवमेंट आपको मिल जाता है, तो जिसकी वजह से आपको काफी अच्छा प्रॉफिट मिलता है। कई बार आप देखोगे कि एक परफॉर्म नहीं कर रहा है, दूसरा परफॉर्म कर रहा है, तो ये होगा कि आपका जो एक जगह अच्छा प्रॉफिट बना है, एक जगह भले कम बन रहा होगा या नहीं बन रहा होगा, तो एनी हाउ आप प्रॉफिटेबल रह सकते हैं। कई बार होता है कि एक स्टॉक अच्छा, एक पर्टिकुलर सेक्टर अच्छा परफॉर्म करता है, दूसरा नहीं करता, जिसकी वजह से हमें उसमें एक पर्टिकुलर में लॉसेस देखने को मिलते हैं लेकिन एक में प्रॉफिट। तो एक ये भी आप देखोगे एक मैं कहूँगा कि हेजिंग टाइप का हो जाता है, ठीक है। अभी मैं इसको प्योर हेजिंग तो नहीं बोलूँगा, लेकिन कई बार आप देखोगे एक सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर रहा है, दूसरा नहीं कर रहा है, या फिर दूसरा अच्छा करता है पहला वाला नहीं करता है, ठीक है, ऐसा होता है। लेकिन कई बार आप देखोगे कि अगर मार्केट वन साइड डायरेक्शन में है तो उसमें मेजोरिटी ऑफ द सेक्टर उसी तरफ परफॉर्म करते हैं। तो हम उसमें क्या कर सकते हैं कि उस सेक्टर्स के जो टॉप परफॉर्मिंग स्टॉक्स हैं उनको पिकअप करिए, उसमें ट्रेड आप बना सकते हो, ठीक है, इंट्राडे एज वेल एज पोजिशनल, ताकि आपको एक अच्छा प्रॉफिट मिल सके। ओके, तो ये था डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एसेट, ठीक है। पोर्टफोलियो रिस्क मैनेजमेंट कह रही है, तो पोर्टफोलियो का होता है, इसमें अलग अलग कैलकुलेशन होता है, ठीक है। तो इसके बारे में मैं बहुत ही कम डिस्कस करना चाहूँगा। इसमें पूरा कैलकुलेशन पार्ट होता है कि आपका जो पोर्टफोलियोज है, अलग अलग स्टॉक्स होते हैं, पोर्टफोलियो की बीटा वैल्यू निकाली जाती है, उस बीटा वैल्यू के तहत आप लॉट साइज को डिक्लेयर करते हैं, मतलब लॉट साइज को आइडेंटिफाई करते हैं कि कितना लॉट मुझे लेना चाहिए। अगर आप इंडेक्स से हेजिंग करना चाहते हो तो इंडेक्स करिए, स्टॉक से करना चाहते हो तो स्टॉक से करिए। तो पूरा पोर्टफोलियो का रिस्क यहाँ पर जो रिस्क है VAR, उसके हिसाब से आप देखो कि टेस्टिंग की जाती है, वीकनेस पता की जाती है और वहाँ पे उसको हेज किया जाता है। ऑलराइट, अभी आते हैं मार्केट एनालिसिस पे। तो रिस्क मैनेजमेंट में मैंने आपसे स्टॉप लॉस डिस्कस किया, राइट, और मैंने फिर डाइवर्सिफिकेशन आपसे डिस्कस किया, ठीक है। तो अभी मार्केट एनालिसिस पे जाते हैं। तो पहला आता है टेक्निकल टूल, ठीक है। टेक्निकल टूल्स ये वाइटल होता है हमारे ट्रेडर्स के लिए, जो फ्यूचर प्राइस मोमेंट्स को फोरकास्ट कर सकते हैं बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल प्राइस डेटा, ठीक है। अब हिस्टोरिकल प्राइस डेटा के हिसाब से हम टेक्निकल टूल को यूज करते हैं। अभी इसमें हिस्टोरिकल प्राइस के डेटा क्या क्या आ सकता है, ठीक है, और प्लस इसमें कौन कौन से टूल्स हम यूज करते हैं। अभी यहाँ पर देख सकते हो मूविंग एवरेज है, RSI है, बोलिंजर बैंड्स है, ये जो पॉपुलर टूल्स है ये उनका यहाँ पर नाम लिखा गया है। बाकी सारे टूल्स हैं, ये टूल्स क्या करते हैं, ये ट्रेडर्स को हेल्प करते हैं आइडेंटिफाई करने में कि पोटेंशियल एंट्री कहाँ हो सकती है
और पोटेंशियल एग्जिट क्या हो सकती है, ट्रेंड रिवर्सल क्या हो सकता है, मार्केट मूवमेंट क्या हो सकता है, ये सारी चीजें हैं। ठीक है, इनके बारे में भी ये जो अलग अलग टॉपिक है, एंट्री, एग्जिट, ट्रेंड रिवर्सल, मार्केट मोमेंटम, इसके बारे में भी हमने टॉपिक कवर किया है। ठीक है, धीरे धीरे इसमें जो और कुछ बदलाव आएगा तो उसमें भी मैं कवर करूंगा। ठीक है, मीनवाइल हम टेक्निकल टूल्स को किस लिए यूज करते हैं, यहाँ पर सिंपल है, जो भी स्ट्रैटेजी बनाने में यूज करते हो, प्लस आपको वो एंट्री बताता है। ठीक है, वो आपको एग्जिट बताता है, वो आपको ट्रेंड रिवर्सल पॉइंट्स सब बताता है। अभी आप देखोगे कई लोग बोलते हैं कि लैगिंग होता है। ठीक है, आई नो लैगिंग होता है, लेकिन कहीं ना कहीं हमें वो सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करते हैं कि इस तरीके का डेटा बन रहा है, इस तरीके का कैलकुलेशन है, हो सकता है कि ट्रेंड यहाँ से चेंज हो सकता है कि यहाँ से कुछ और मुझे मिले। ठीक है, वो सारी चीजें यहाँ पर मुझे दिखती है। तो कहीं ना कहीं टेक्निकल जो टूल्स होते हैं वो काफी ज्यादा आपको हेल्प करते हैं। ठीक है, वो सब हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उसको किस तरीके से इस्तेमाल करना चाहते हैं, किस तरीके से उसको यूज कर सकते हैं। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस टेक्निक्स, तो ये पोर्टफोलियो वालों के लिए। तो यहाँ पर वो क्या करते हैं, जितने भी स्टॉक्स हैं उनका फंडामेंटली उसको एनालाइज करते हैं। तो इसके अंदर आप देखोगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इंडस्ट्री कंडीशंस, माइक्रो इकोनॉमिक्स फैक्टर्स। ठीक है, ये सारी चीज़ों को वो लोग स्टडी करते हैं जो स्टॉक प्राइसेस को इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है, तो इसमें आप देखोगे पोटेंशियल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, ये जो एनालिसिस है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट एज वेल एज ट्रेडर्स को भी हेल्प करता है। ठीक है, अभी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट वालों को तो हेल्प कर रहा है, ट्रेडर्स को कैसे हेल्प करेगा। अभी मान लीजिए कि अगर कुछ न्यूज इसमें आती है, क्योंकि यहाँ पर फंडामेंटल्स की बात की गई है, जैसे बजट सेशन है, वो भी फंडामेंटल्स का एक हिस्सा है, क्योंकि उसमें सारी जो चीजें डिस्कस की जाती है वो इकोनॉमी रिलेटेड की जाती है। ठीक है, जो की पॉइंट्स होते हैं इकोनॉमी में उसके रिगार्डिंग की जाती है। अभी उसमें क्या क्या नहीं उसमें होता है, आप देखोगे कि पूरा फिजिकल जो फिजिकल है मॉनेटरी पॉलिसी, उसके बारे में भी उसमें थोड़ा डिस्कस किया जाता है। फिर आप देखोगे कि यूजुअली बजट सेशन में बताया जाता है कि उनका एक्सपेंडिचर किस सेक्टर में ज़्यादा हो सकता है। तो हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर इस सेक्टर में वो ज़्यादा इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं तो उस सेक्टर में जो इंडस्ट्रीज होगी, जो उनको कॉन्ट्रैक्ट मिलता है या फिर ऑलरेडी जो प्रेजेंट है, तो उनको कितना फ़ायदा हो सकता है। कुछ लॉज में बदलाव किया जा सकते हैं, कुछ टैक्सेशन पॉलिसी में बदलाव किए जा सकते हैं। तो उसके वजह से आप देखोगे मार्केट काफ़ी हद तक फैक्टर करता है। तो पोजिशनल इंट्राडे एज वेल जो फंडामेंटली जो इन्वेस्ट करते हैं उनके लिए भी काफ़ी आप देखोगे ये हेल्पफुल होता है। ठीक है, नेक्स्ट है सेंटिमेंटल एनालिसिस एंड इंडिकेटर्स। ठीक है, पब्लिक ओपिनियन ये इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, सो फियर एंड ग्रीड इंडेक्स होता है, आप देखोगे अभी सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं, लेकिन आप देखोगे कि सेंटिमेंटल एनालिसिस का भी हमारे पास टूल है जो मार्केट सेंटिमेंट्स बताता है, जैसे वॉल्स क्यू है। ठीक है, वो आप देखोगे वोलेटिलिटी के आधार पर आपको बताता है कि वॉल्स क्यू किधर शिफ्ट हो रहा है, ताकि आपको ये अंदाजा हो सके कि मार्केट किस दिशा में रह सकता है। ठीक है, तो पब्लिक सेंटिमेंट्स, ठीक है, ओवाई डेटा जो होता है उसमें भी आप देखोगे राइटर्स उन सब के हिसाब से आप एक सेंटिमेंट्स तैयार करते हैं। तो सेंटिमेंट्स एनालिसिस इंपॉर्टेंट होता है ताकि आपको एक ओवरव्यू मालूम पड़ सके कि जो भी पर्टिकुलर स्टॉक है, मार्केट है, वो किस दिशा में रह सकता है, अभी आगे क्या हो सकता है, ये आप अंदाजा लगा सको। तो सेंटिमेंटल एनालिसिस एंड इंडिकेटर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, सो कंक्लूजन यहाँ पर यही है कि अगर आपको लॉस मिनिमाइज करना है ट्रेडिंग में तो एक रोबस्ट कंफर्मेशन चाहिए। ठीक है, इफेक्टिव रिस्क मैनेजमेंट चाहिए, इन्फॉर्म मार्केट एनालिसिस और स्ट्रेटेजीज चाहिए जो अलग अलग टूल से बनाते हैं। सेटिंग स्टॉप लॉस, डाइवर्सिफाइंग एसेट, पोर्टफोलियो रिस्क, अप्लाइंग बोथ टेक्निकल एंड फंडामेंटल एनालिसिस, ट्रेडर इन सब चीज़ों से काफ़ी कुछ सीख सकता है। राइट, तो मैंने जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो मैंने यहाँ पर डिस्कस किए। राइट, सो आज के सेशन में हमने देखा कि किस तरीके से हम अपने ट्रेडिंग जर्नी में लॉसेस को मिनिमाइज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने स्टॉप लॉस की बात की, हमने रिस्क मैनेजमेंट की बात की, हमने डाइवर्सिफिकेशन की बात की, हमने सेंटिमेंट्स की बात की। ठीक है, ये सारी चीज़ें, फियर एंड ग्रिड भी इसमें आता है। ब्रेकआउट करके बहुत ऊपर ऊपर जा रहा है, लोग तुरंत उसमें बाय करते हैं, बिग कैंडल बनती है और आप देखोगे वहीं से रिवर्स होता है और नीचे की ओर जाके उनको लॉसेस होता है। सो इस चीज़ों से बचना चाहिए, हम वहीं से ट्रेड लें जहाँ से ट्रेड बनता है। ठीक है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, बॉटम से पकड़ सकते हो। आरपीजी एक टूल है जो आपको बॉटम से कैच करने में हेल्प करता है। डेटा देखिए, डेटा कैसा चेंज हो रहा है जो आपको काफ़ी हेल्प करता है कि डेटा यहाँ पर बना, यहाँ एक्यूमुलेशन हो रहा है, मैं यहाँ पर बाइंग कर लूँ। यहाँ पर आप देखोगे ज़्यादा एक्यूमुलेशन सेलिंग की ओर हो रही है, मतलब यहाँ सेलिंग प्रेशर ज़्यादा बन रहा है, यहाँ पर मैं सेल कर सकूँ। तो इस तरीके का कंडीशन हमें दिखता है, ब्रेकआउट ब्रेकडाउन सब दिखता है। तो हमें अपनी स्ट्रैटेजीज अपने रिस्क के हिसाब से बनानी चाहिए। अपना जो एक आरओआई जो आप बना के चलते हो कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना हो, उसको फॉलो करके बनानी चाहिए। और याद रखिए कि वो जो आरओआई आप बना रहे हो वो एक फिजिबल होना चाहिए। ठीक है, ऐसा ना हो कि वो पूरा अनरियलिस्टिक हो। ठीक है, तो फिजिबल होना चाहिए ताकि आप उसमें अच्छा खासा प्रॉफिट बना सको। तो आज के सेशन में आपने देखा कि हमने डिस्कस किया कि
रिस्क मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, मिनिमाइज कैसे किया जा सकता है अपने ट्रेडिंग लॉसेस को। आई होप ये सेशन आपको पसंद आया होगा। ठीक है, सो जुड़े रहिएगा कॉन्सेप्ट के साथ, मैं ऐसे कुछ कॉन्सेप्ट आपके साथ लाता रहूंगा। तब तक के लिए मैं धर्मेंद्र राजभर, आपका धन्यवाद।